नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी। चक्रव्यूह स्पेशल का वक्त है, वीकेंड का वक्त है और आज हम बात करेंगे अपने एक्सप्लेनर शो में पाकिस्तान की। बशीर बद्र साहब का एक शेर है, दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, हम कभी दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। पाकिस्तान ने भारत के रिश्तों को तनातनी की उस छोर तक पहुंचा दिया जिसमें दोस्ती की बातें कल्पना लगती हैं, लेकिन विदेश नीति और खासकर पड़ोसी देश का मसला हो तो सिर्फ तनाव से काम नहीं चल सकता, बल्कि संवाद कायम करना पड़ता है। कई बार उस संवाद का दबाव इतना होता है कि पुरानी कड़वाहटों को भूलना पड़ता है। भारत ने पाकिस्तान से कई बार रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन जवाब में पाकिस्तान आतंकवाद का खंजर निकालता रहा है। उस आतंकी खंजर के घाव से आज भी भारत की पीठ लहूलुहान है, लेकिन आरएसएस के एक बयान से बातचीत के लिए उम्मीदों का दरवाजा खुलता फिर दिख रहा है। ये दूसरी बात है कि इस भरोसे के बदले पाकिस्तान से भरोसा मिलेगा या धोखा, ये कहना मुश्किल है। पाकिस्तान के नफरत और हैवानियत का सबसे बड़ा सबूत 22 अप्रैल 2025 को मिला, जब कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों से धर्म पूछकर आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अमानवीय घात था, जिसका प्रतिघात भारत ने दिया 6 से 7 मई 2025 की आधी रात को, जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पिछले एक साल में भारत और पाकिस्तान के संबंध सबसे खराब और निचले स्तर पर हैं। दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से बातचीत पूरी तरह बंद है। न आर्थिक संबंध ठीक है, न राजनयिक संबंध बेहतर होने की उम्मीद दिख रही है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नंबर 2 की हैसियत वाले दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान देकर दोनों देशों के बीच तनातनी की बर्फ को पिघलाने की एक कोशिश की। पहले सुनिए कि होसबोले ने क्या कहा। Pakistan is the pinpricks it is trying to give, like in Pulwama, etc. We have to answer wholesomely according to the situation, because the security and self-respect of a country and a nation has to be protected, and the government of the day should take note of it and take care of it. But at the same time, we need not close the doors. We should always be ready to engage them in a dialogue. That's why diplomatic relations are maintained. Okay. Trade and commerce goes on. Yeah. Visas are being given. So that we should not stop it. But because there should be a window for always for a dialogue. संभावनाओं की जिस खिड़की को खोलने की वकालत आरएसएस के सहसर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले कर रहे हैं, उस पर एक ईमानदार पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में हिंदुस्तान की बागडोर संभालने के बाद ही किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए सार्क के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, जिनमें सबकी नजरें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर टिकी थीं कि वो आते हैं या नहीं, लेकिन शरीफ आए। इससे उम्मीद जगी कि रिश्तों में पाकिस्तान अब ईमानदारी भी बरतेगा और शराफत भी दिखाएगा। इसी विश्वास के साथ भारत ने कुछ गंभीर मुद्दे भी उठाए। तब नई बनी मोदी सरकार ने पूछा कि सीमा पार आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। मुंबई में 26/11 को हुए हमले के मुकदमे में देरी क्यों हो रही है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए दोनों सरकारों ने तय किया कि उसी साल अगस्त महीने में दोनों देशों के विदेश सचिव मिलेंगे और बात करेंगे।
लेकिन पाकिस्तान ने अपना आतंकी चेहरा दुनिया को दिखा दिया जब भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने बातचीत से पहले घाटी के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात कर ली। इससे नाराज होकर और ठगा महसूस करके भारत ने बातचीत रद्द कर दी। दरअसल मोदी सरकार बनने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के उस प्रथम भारत आगमन पर पीएम मोदी ने नवाज शरीफ की मां के लिए एक विशेष शॉल उपहार में दी, जबकि पाकिस्तान लौटने के बाद नवाज शरीफ ने पीएम मोदी की मां हीराबा के लिए खूबसूरत सफेद साड़ी भेजी थी, जिसकी तस्वीरें उन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद भी अगर बात नहीं बन पाई तो इसके पीछे यही कारण माना जाता है कि पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार पर तब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नकेल कस दी थी कि ऐसे कैसे वो भारत से बात कर लेंगे। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। पाकिस्तान ने आतंकवाद को कुटीर उद्योग बना दिया है। ये बात सही है कि 1980 के दशक में पाकिस्तान ने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया, लेकिन काफी पहले से वो भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा था। आजादी के समय जैसा खून खराबा भारत ने देखा, वैसे दुनिया के किसी देश ने बंटवारे में भी नहीं देखा होगा। उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान से संबंध सुधारने की तमाम कोशिश तो हुई, लेकिन जब शुरुआत ही युद्ध से हो गई हो तो हालात संभालना मुश्किल था। पाकिस्तान के आतंकवादी चरित्र को भारत बखूबी जानता है। ये कहानी 1947 से ही शुरू होती है। तब पाकिस्तान ने अपने कबीलों और सेना के साथ अचानक जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान ने अपने उस साजिश भरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गुलमर्ग रखा था। तब करीब 20,000 पश्तून कबीलाई लड़ाकों को पाकिस्तानी सेना ने आधुनिक हथियार, गोला बारूद और रसद देकर तैयार किया। मेजर जनरल अकबर खान के नेतृत्व में इन कबाइलियों का पहला हमला 22 अक्टूबर 1947 को हुआ। कबाइलियों ने मुजफ्फराबाद और डोमेल के रास्ते कश्मीर की सीमा में प्रवेश किया। किसी को इसका अंदाजा न था, न पाकिस्तान से ऐसे धोखे की उम्मीद थी। पाकिस्तानियों ने वहां भारी लूटपाट, आगजनी और निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम किया। इतनी बड़ी पाकिस्तानी फौज को देखकर जम्मू और कश्मीर के महाराज हरि सिंह के हाथ पांव फूल गए। तब उन्होंने 26 अक्टूबर को भारत में विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। 27 अक्टूबर 1947 को पहली बार भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के जवानों को डकोटा विमानों के जरिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतारा गया। 1 जनवरी 1948 को भारत इस हमले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गया, जिसने 1 साल बाद पूरी तरह युद्ध विराम घोषित कर दिया। तब तक पाकिस्तान कश्मीर के 1/3 हिस्से पर जबरन कब्जा कर चुका था, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है। उस पीओके पर 8 दशक बाद भी भारत की नजर और अधिकार की भावना है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह तक बार बार दोहरा चुके हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है,
भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर को भूल नहीं सकता और पाकिस्तान की नीयत ऐसी है नहीं कि वो उस पर ईमानदारी का परिचय दे, बल्कि उसके बाद भी पाकिस्तान ने बार बार धोखे का ही परिचय दिया। जबकि इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब भारत ने दिल खोलकर पाकिस्तान की मानवीय सहायता की। 1960 में भारत ने उदारता दिखाते हुए सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान को देने पर सहमति जताई। साथ ही पाकिस्तान में बेहतर नहर प्रणाली बनाने के लिए भारत ने तब 83 करोड़ रुपए दिए थे, जिसकी कीमत आज 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विभाजन के बाद कश्मीर में हमले और एक हिस्से पर कब्जे के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को तब 55 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद कर दी थी, लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने 1965 और 1971 में भारत पर ही हमला कर दिया। 2005 में जब पाकिस्तान में विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने तत्काल वायुसेना के जहाजों और ट्रेनों के जरिए 900 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी, जिसमें टेंट, दवाइयां, कंबल और खाद्य सामग्री शामिल थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से भी वित्तीय सहायता की पेशकश की थी, लेकिन भूख से तड़पते पाकिस्तान के पेट में हिंदुस्तान की रोटी गई तो उसने मुंबई में 26/11 जैसे जघन्य आतंकी हमले को अंजाम दिया। 5 साल बाद 2010 की भीषण बाढ़ आई तो भारत ने $2.5 करोड़ यानी 207 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के जरिए भी 207 करोड़ रुपए की ही मदद और भोजन पाकिस्तान तक पहुंचाया। लेकिन इससे पाकिस्तान सुधरा नहीं, बल्कि सीमा पर हमारे जवानों का सिर काटने का घिनौना काम करने लगा। भारत ने दशकों तक हजारों पाकिस्तानियों की दिल, लिवर और बच्चों की बीमारियों के इलाज के लिए बहुत उदारता के साथ मेडिकल वीजा जारी किए। भारत ने ये कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, लेकिन जब धर्म पूछकर पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में हिंदुस्तानियों को गोली मारी तो भारत ने वीजा सेवा निलंबित कर दिया। इश्क में ये शायराना सोच अच्छी लग सकती है कि तू जफा करे हम वफा करें, तुम धोखा दो हम मोहब्बत निभाएं, लेकिन दो देशों के रिश्ते कूटनीति की कसौटी पर कसे जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीति की किश्ती अक्सर पाकिस्तानी फौज के चलाए जाने वाले आतंकवाद के भंवर में फंस जाती है। भारत बहुत शिद्दत से दोस्ती निभाता है, लेकिन बदले में पाकिस्तान आतंक की सप्लाई करने लगता है। जब भी भारत पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पाकिस्तान का धोखा याद आता है। इसलिए सवाल उठता है कि भारत उस धोखे पर भरोसा कैसे करे। पाकिस्तान का निर्माण ही नफरत की बुनियाद पर हुआ। दूसरी तरफ भारत के हर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से बेहतर संबंधों की पहल की। मोदी सरकार में भी कोशिशें जारी रहीं, लेकिन पिछले 12 सालों में 6 ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण पाकिस्तान का गंदा खेल सामने आ गया। पाकिस्तान का अलगाववादी नेताओं से प्रेम के कारण अगस्त 2014 में विदेश सचिव स्तर की बातचीत नहीं हो पाई। जनवरी 2016 में पठानकोट में एयरबेस पर आतंकी हमले हो गए। सितंबर में उसी साल उरी में सेना के कैंप पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे पर पाकिस्तान घाटी में आतंकवादियों को हवा देने लगा। फिर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 निहत्थे सैलानियों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला। तब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसलिए जब दत्तात्रेय होसबोले ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए संभावनाओं का दरवाजा खोलने की बात कही तो कांग्रेस सवालों से लैस हो गई। कांग्रेस ने पूछा कि 22 अप्रैल 2025 और 12 मई 2026 के बीच ऐसा क्या हो गया जो युद्ध से संवाद तक आरएसएस पहुंच गया। What has materially changed between the Baisran massacre on 22nd of April 2025 and the 12th of May 2026, when the gentleman in question ostensibly gave this interview? Has Pakistan given any concrete assurances that they will adhere to the commitments that were given earlier by their respective prime ministers and military dictators, that Pakistan will eschew
the use of terror as an instrument of state policy? आरएसएस पाकिस्तान को सांस्कृतिक रूप से भारत का हिस्सा मानता है। उसके राष्ट्रवाद की विचारधारा में पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी पर भी जोर है। इसलिए जब पीएम की हैसियत से 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए थे तो आरएसएस की भी मौन सहमति बताई जाती है। उसी दौरान दिल्ली लाहौर के बीच सदाए सरहद के नाम से बस सेवा शुरू हुई तो उसका विरोध न करके आरएसएस ने कूटनीतिक लचीलेपन का परिचय दिया था। आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार के लिए पाकिस्तान के सूफी संतों, बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं को बुलाता रहता है। नई शताब्दी के बिल्कुल शुरुआत में तब के संघ प्रमुख के.एस. सुदर्शन ने तमाम पाकिस्तानियों से मुलाकात की थी और पड़ोसी प्रथम का दर्शन दिया था। 2004 में जब तनातनी के बीच भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज बहाल करने का फैसला किया तो आरएसएस ने इसे संबंधों को सामान्य बनाने का जरिया माना। और उसी क्रिकेट से याद आया कि आज भी आरएसएस पाकिस्तान के साथ खेलों की बंद गली को लेकर स्टेडियम का रास्ता खोलना चाहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच खेलों पर फिलहाल रोक ही है। इसके बावजूद संबंध सुधारने की दुहाई आरएसएस दे रहा है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आरएसएस का बयान उस वक्त आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी 3 दिनों की यात्रा पर चीन पहुंचने ही वाले थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पिछले कुछ समय से संबंधों को बेहतर करने का इशारा कर रहा है। इस महीने पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान भारत के साथ मीनिंगफुल डायलॉग के लिए तैयार है। साथ ही खाड़ी युद्ध के कारण वैसे ही दुनिया में काफी तनाव का आलम है। एक तरफ आरएसएस पाकिस्तान से बेहतर संबंधों की पटकथा लिखना चाहता है तो दूसरी तरफ पुरानी घटनाओं की याद दिलाकर ये भी बताना चाहता है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाओ मगर 4 हाथ की दूरी बनाकर। And more such efforts should go on. Atalji tried to engage them in debate. He went to Lahore by bus, and many things have happened. And our Prime Minister now and so invited Pakistan head at the time of taking oath. Then he dropped himself in the wedding ceremony of the Pakistan's leader. So all these things we have tried. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान उस वक्त आया जब दुनिया 2 मोर्चे पर तनाव और युद्ध को झेल रही है। एक खाड़ी में ईरान को लेकर, दूसरा यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच। इन दोनों के बीच अगर भारत और पाकिस्तान में तनाव बार बार युद्ध की तरफ बढ़ता है तो मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती हैं। वैसे ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध का असर इतना बढ़ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार तेल और सोने की खरीद में संयम बरतने की अपील करनी पड़ रही है। आरएसएस ने बातचीत का रास्ता खोलने की बात की है तो कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि ऐसा लगता है कि होसबोले की हालिया अमेरिकी यात्रा, जिसके दौरान उनके एक सहयोगी ने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री वही कर रहे थे जो अमेरिका उनसे करवाना चाहता था, उसका उन पर और आरएसएस पर भी असर पड़ा है। अभी अप्रैल में ही आरएसएस से जुड़े रहे बीजेपी के सीनियर नेता राम माधव ने वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में एक विवादित बयान दे दिया। उसमें यह कहा गया कि सरकार अमेरिका से संबंधों के कारण रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद करने और टैरिफ के लिए सहमत हो गई थी। बाद में राम माधव ने माफी तक मांगी थी कि उनका बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है। अब जयराम रमेश आरएसएस पर इसलिए हमला बोल रहे हैं कि राम माधव के साथ दत्तात्रेय होसबोले भी अमेरिका गए हुए थे। कांग्रेस आरएसएस पर ही सवाल उठा रही है कि उसका बयान दरअसल अमेरिका के दबाव में है और पूछ रही है कि सरकार का स्टैंड क्या है। उसी दौरान हंसबोले साहब ये कह रहे हैं कि बातचीत जारी रहनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उनके साथ में यात्राएं करनी चाहिए। तो मतलब आपका स्टैंड क्या है? प्रधानमंत्री जी का स्टैंड क्या है? आरएसएस के सहयोग से सरकार चल रही है और अब आरएसएस इस तरीके की भाषा क्यों बोल रहा है? हालांकि भारत और पाकिस्तान में फिलहाल अच्छे रिश्तों की जगह नहीं दिखती, लेकिन कोशिशें हो तो कामयाबी मिल सकती हैं। किसने सोचा था कि 1945 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच बनी वो बर्लिन की दीवार
टूट जाएगी, लेकिन टूटी। और फिर उतने पीछे क्यों जाना? चीन और अमेरिका आज दोस्ती की नई कोशिशों में मशगूल है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच अब संवाद की उम्मीद बनती है, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर को हो सकता है। इसलिए वहां से आरएसएस के बयान का समर्थन उसके धुर विरोधी राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। इट्स अ वेलकम थिंग, वेलकम हो गया है, इसका हम वेलकम करते हैं, क्योंकि इससे पीडीपी का जो स्टैंड रहा है हमेशा, खासकर मुफ्ती सईद साहब का, कि जम्मू कश्मीर में अगर हालात को दुरुस्त करना है, हमेशा के लिए यहाँ आपको अमन कायम करना है, तो हमें जो पाकिस्तान के साथ डायलॉग की जो है खिड़की हमेशा खोल के रखनी है, नेगोशिएशंस करने हैं, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। डायलॉग जहाँ तक दात्रे जी ने कहा है, हम फारूक साहब हमेशा कहते आए हैं कि डायलॉग का रास्ता खुला रहना चाहिए, लेकिन बीजेपी की जो पॉलिसी है वो कुछ डिफरेंट है। अब दात्रे जी ने बयान दिया, हो सकता है उनको समझ में आ जाए। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी कह रही है कि बीजेपी को होशबेले की बात जरूर सुननी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्या दोस्ती की बात सुनता है? 1998 में परमाणु विस्फोट करने के बावजूद 1999 में दोस्ती की बस लेकर तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए थे। वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ ये घोषणा पत्र आया कि परमाणु दुर्घटनाओं को रोकेंगे, शांति और विश्वास कायम करेंगे और इसी शांति के जरिए कश्मीर समस्या का हल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने वाजपेयी की लाहौर यात्रा के कुछ महीनों बाद ही करगिल का युद्ध छेड़ दिया था। उससे पैदा अविश्वास आज तक कायम है। जबकि वाजपेयी बार बार ये भी कहा करते थे कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, लेकिन उनकी इस पड़ोसी वाली भावना को भी पाकिस्तान ने कभी आदर नहीं दिया। मैंने पाकिस्तान के मित्रों से कई बार कहा है कि हम मित्र बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं बदल सकते। ना आप कहीं जा सकते हैं, ना हम उठ के कहीं जा सकते हैं, हमें यही रहना है। अब एक रास्ता ये है कि पड़ोसी के नाते रहें, दोस्ती के नाते रहें, और दूसरा रास्ता ये कि लड़ते रहें, भिड़ते रहें, मगर रहें, दुनिया को हंसने का मौका दें, अपनी जनता की भावनाओं को भी ठीक न समझने के कारण गलत रास्ते अपनाएं। इसलिए पड़ोसी के साथ मित्रता जहां तक संभव होनी चाहिए। उसी तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था। अगले साल 25 दिसंबर 2015 को शरीफ के नातिन की शादी में अचानक लाहौर भी चले गए थे, लेकिन इतने प्रयासों का जवाब पाकिस्तान से कभी सकारात्मक नहीं आया। इसलिए सवाल है कि उस पाकिस्तान पर भारत भरोसा करे तो कैसे करे? दूसरे देशों से रिश्ते सुधारने के लिए अगर संग्राम करना पड़ता है तो उससे ज्यादा संवाद करना पड़ता है, बल्कि सच तो ये है कि हर युद्ध के बाद भी बातचीत ही करनी पड़ती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर बातचीत होती तो उससे सीमा पर टकराव और तनाव बहुत कम हो सकता है। इससे रक्षा बजट में कटौती हो सकती है, जिस पैसे का इस्तेमाल विकास कार्यों में हो सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास एटम बम है, इसलिए भी बातचीत और शांति की बहुत जरूरत है। एक तरफ ईरान में युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश से नेपाल तक अभी एक आंतरिक लड़ाई से गुजरे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत निर्णायक हो सकता है। अरब सागर में गफलत के कारण कई बार हमारे मछुआरे पाकिस्तानी सीमा में चले जाते हैं, लेकिन दोनों देशों में रिश्ते सुधरेंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति होगी। विश्वास दो तरफा होता है, विश्वास की गाड़ी एक पहिए पर नहीं चलती। अब हिंदुस्तान के विश्वास और पाकिस्तान के धोखे के अलग अलग किस्म के पहिए पर संबंधों की गाड़ी कैसे चलेगी? खासकर तब भारत के खिलाफ पाकिस्तान मजहब के नाम पर ही जहर फैलाता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की सेना ही सांप्रदायिक आधार पर फैसले लेती है, बल्कि उन फैसलों को सही साबित करने के लिए थोथी और अनर्गल दलीलें भी देती है। ये महज संयोग नहीं था कि 22 अप्रैल को पहलगाम में धर्म पूछकर बेगुनाह लोगों को मारा गया, और उससे एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ये सांप्रदायिक बयान दिया था। आसिम मुनीर ने पहलगाम में आतंकी हमलों की अघोषित बुनियादी कर दी थी।
वो मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से हिंदू और मुस्लिम की अलग अलग परंपराओं की दुहाई दे रहे थे। अलग अलग सोच और परंपराएं तो मुस्लिम और ईसाइयों की भी हैं, पाकिस्तान और चीन की भी हैं, लेकिन दुनिया इसीलिए चल रही थी कि हम दूसरे की परंपरा और विश्वास को सम्मान देते हैं। लेकिन भारत के मामले में पाकिस्तान की गड़बड़ियां खुलकर सामने आ जाती हैं। तभी तो बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्तापलट के बाद पाकिस्तान ने वहां सांप्रदायिक नफरत फैलाई और टारगेट पर भारत को रखा। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में अचानक शेख हसीना सरकार की तख्तापलट हो गई। उसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता को किसी तरह बचाने के लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान की आतंकी घटनाओं का बेस बना दिया। उसका नतीजा हुआ कि उत्तर पूर्व के राज्यों में अस्थिरता फैलाने के लिए कट्टरपंथियों को खुली छूट मिल गई। यूनुस सरकार ने जमाते इस्लामी जैसे आतंकी संगठनों को राजनीति में आने की इजाजत दे दी, जो भारत के खिलाफ जहर उगलता था और जिसको शेख हसीना सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के जरिए भारत के चिकन नेक को तोड़ने का भी प्रयास किया। हद तो तब हो गई जब ढाका को पाकिस्तान के दबाव में यूनुस ने ISI का नया ऑपरेशनल गढ़ बना दिया। अब बांग्लादेश में पाकिस्तानी जहाज बिना किसी सख्त जांच के बंदरगाहों पर आने लगे। उनके जरिए हथियारों और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी के रास्ते खोले गए। रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत से रिश्तों में गर्माहट दोबारा आने लगी। दरअसल बांग्लादेश भी पाकिस्तान का सताया हुआ ही है, बल्कि पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ उसका ही पूर्वी भाग जब बगावत पर उतरा तो बांग्लादेश की नींव रखी गई। उस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की सबसे अहम भूमिका थी। उसके बाद से ही पाकिस्तान भारत से खार खाए रहता है। इसके बाद ही पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति बना ली, जिसके लिए भारत को 1000 घाव देने की धमकी देता रहा। आतंकवादियों को पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला शह और संरक्षण दिया जाने लगा। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए सरकार और सेना के संरक्षण में पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने बनाए गए। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने खुद कबूल किया था कि पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए जानबूझकर आतंकवादियों को पाला पोसा और हथियार दिए। हद तो तब हो गई जब ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों की लाशों को पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे में लपेटकर सैनिक सम्मान के साथ दफनाया गया। अब ऐसे पाकिस्तान के साथ भारत कैसे दोस्ती और बातचीत के लिए एक नई सुबह की उम्मीद कर सकता है? इसलिए RSS के पाकिस्तान से दोस्ती वाले बयान पर बीजेपी संभल कर बोल रही है। पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा भरोसा अमेरिका करता है। अभी पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर से प्यार छुपाए नहीं छुप रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका से भी डबल गेम कर दिया। हाल की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच जब जंग छिड़ी थी तो उसी दौरान पाकिस्तान ने अपने नूर खान एयरबेस पर ईरानी फाइटर जेट्स को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए पनाह दी थी। जैसे ही ये बात खुली तो अमेरिकी सेनेटरों ने खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। और तो और 2011 में तब की अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि आप अपने घर के पिछवाड़े में सांप नहीं पाल सकते और उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सिर्फ पड़ोसियों को काटेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता अमेरिका की भी नजरों में कितनी खराब है। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद मानता है कि उसकी हैसियत दुनिया के सामने एक टॉयलेट पेपर से ज्यादा नहीं। जैसे टॉयलेट पेपर इस्तेमाल किए जाने के बाद कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं, वैसे ही पाकिस्तान को इस्तेमाल करने वाले उसे इतिहास के कूड़ेदान में डाल देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि वो भारत की एक आंख फोड़ने के चक्कर में अपनी दोनों आंख फोड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है। उसको भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने में बहुत मजा आता है, जबकि कर्ज के मारे उसकी कमर टूट पड़ी है। आज पाकिस्तान पर उसके सारे कर्ज 80 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। ये इतना भारी कर्ज है कि पाकिस्तान की कुल GDP के 70 से 80% के बीच आता है। इन कर्जों को भरने के लिए शहबाज शरीफ को बेल आउट पैकेज लेने पड़ रहे हैं।
और यही कारण है कि बार बार भीख का कटोरा लेकर दुनिया में घूमने का दर्द पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जुबान पर उभर ही आता है। 1947 में धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान ने कभी धर्म का पालन नहीं किया। उस देश की बुनियाद में ही घृणा, बेईमानी, सांप्रदायिकता, कट्टरपंथ और भ्रष्टाचार है। उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान तबाह होता गया। पाकिस्तान कश्मीर के नाम तो कभी इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में ही मशगूल रहा। उसको ये याद नहीं रहा कि कैसे उसकी जेब फट चुकी है और तकदीर भी। आजादी के 13 साल बाद यानी 1960 में भारत और पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय करीब बराबर थी। तब भारत में ये रकम $85 थी और पाकिस्तान में $82। लेकिन आज भारत में प्रति व्यक्ति आय $2711 हो गई है और पाकिस्तान में $1581। उसी तरह 1960 में भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी थीं कि नागरिकों की जीवन प्रत्याशा यानी औसत उम्र 45.6 साल थी, तो पाकिस्तान में इसके भी बराबर 44.1 साल थी। लेकिन 2024 आते आते भारत में यह औसत उम्र 72.2 साल हो गई और पाकिस्तान की 67.8 साल है। अब ऐसे में पाकिस्तान कभी चीन के इशारे पर नाचता है तो कभी अमेरिका के इशारे पर। आरएसएस ने भले कहा है कि पाकिस्तान के साथ खेलकूद का रिश्ता भी कायम किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में आज खेल, खासकर क्रिकेट, बेहद खराब स्थिति में है। बल्कि उससे आगे आज पाकिस्तान दवाई, पढ़ाई और कमाई सभी मोर्चों पर विफल है। 2023 में भारत ने शिक्षा पर अपनी जीडीपी का 4.1% हिस्सा खर्च किया, तो वही पाकिस्तान ने महज 1.9%। इसका असर भी दिखता है कि जहां भारत में साक्षरता दर 80% है, वहीं पाकिस्तान में 58%। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसके नेताओं और फौजी प्रमुखों ने सेना पर पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन पैसा कमाने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढा, न ही अपने नागरिकों को बेहतर जिंदगी देने के लिए स्कूल, अस्पताल पर ध्यान दिया, न ही बिजली पानी की व्यवस्था की। एक प्रसिद्ध आर्थिक अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में गरीबी लगातार बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि पाकिस्तान में करीब 45% आबादी गरीबी में रहती है, यानी आधी आबादी के लिए 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल काम है। और उन 45% लोगों में 16.5% लोग तो बेहद गरीब हैं। चूंकि पाकिस्तान खेती पर आज भी ज्यादा आधारित है, लेकिन वहां खेती भी बहुत खराब स्थिति में है। पिछले साल यानी 2025 में खराब मौसम और कीटों के हमले से ही पाकिस्तान में फसलों के उत्पादन में 40% की गिरावट आई। पाकिस्तान के आतंकवाद से आजिज आकर भारत ने पिछले साल जब सिंधु जल समझौता खत्म किया, तो इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पानी के प्रवाह में 15% की कमी आई, जिससे सिंचाई की दिक्कत बढ़ गई। भारत को यह सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान दोस्ती के लिए बढ़ाए हाथ पर चाकू चलाने में हिचकता नहीं है। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। सीमाएं अगर तनावग्रस्त ना हो तो विकास के तमाम दरवाजे खुलते हैं। उसी तरह जो देश दूसरे को आतंकवाद की लपटों में झुलसाना चाहता है, उसके खुद झुलसने के खतरे बने रहते हैं। पाकिस्तान को पता है कि आतंकवादी संगठन उसको दीमक की तरह खोखले करते जा रहे हैं।
उसको ये भी पता है कि जिस आतंकवाद को हथियार बनाकर उसने हिंदुस्तान को घाव देने की कोशिश की, वो आतंकवाद पाकिस्तान को भी लगातार घायल कर रहा है। कुछ महीने पहले ही इस्लामाबाद में एक मस्जिद में हुए धमाके ने यह बता दिया कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का बबूल बोएगा तो खुशहाली का आम उसमें से नहीं फलेगा। फिर भी पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए? तो जब पाकिस्तान आतंकवाद का बबूल बोएगा तो विकास और विश्वास का आम कहां से पाएगा? आज दुनिया में कोई भी देश उस पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करता है। उसकी माली हालत इतनी खराब है कि उसके लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है। अगर दुनिया के तमाम देशों से उसे आर्थिक मदद ना मिले तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। उस तंगहाल पाकिस्तान की तरफ भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा भी देता है तो उधर से भी हाथ आगे बढ़ेगा या खंजर, ये कौन बता सकता है। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह स्पेशल में इतना ही। शुभ रात्रि।